सर्बिया से फिर और भी दोस्त थे और उसने किसी लड़के से बात की जो नहर क्रॉस करवाते हैं। कुछ नहीं बताया और वो लड़की डूब गई थी। वो लड़की कहाँ कहाँ से थी? क्योंकि इधर नई हुकूमत आई है उसकी वजह से अजील नहीं हो रही थी, बहुत स्लो किया हुआ है, कैंप नहीं दे रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अदीज मील और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक दफ़ा फिर मौजूद हैं जैन, जो कि आज हमें बताएंगे कि ये कैसे ग्रीस से लेके इटली तक का सफ़र इन्होंने कैसे किया और रास्ते में इनको क्या क्या मुश्किलात आई और कितने इनके पैसे लग गए। यकीनन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी और इस वीडियो से आप लोग ये अंदाज़ा कर सकेंगे कि हमें लीगली आना चाहिए, इलीगली नहीं आना चाहिए। और आपने इस वीडियो को आप अपने तमाम दोस्तों और अजीज़ों तक लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो से सबका भला होगा, हर एक को पता चलेगा कि हमें कैसे आना चाहिए यूरोप के अंदर, क्या तरीक़ाकार हमें अपनाना चाहिए। जी जैन, हमें आज आप बताइएगा कि कैसे आप ग्रीस से चल के इटली तक पहुँचे और कितना टाइम लगा। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूँगा, आप मुझे ये बताएं कि ग्रीस से लेके इटली तक कितने पैसे लग गए आपके? मेरे तकरीबन 2,100 यूरो टोटल लग गया ही खर्चा सारा। शाहजहान, ये हमारे देखने वालों को बताइएगा कि जब आप ग्रीस से निकले तो कौन सा रास्ता आपने इख्तियार किया और रास्ते में क्या क्या मुश्किलात आई, ये ज़रा सब बताइएगा लोगों को। जी, मैं सलोनिकी से निकला हूँ टैक्सी पे। जो वैसे सलोनिकी से डिपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा तादाद में, अगर सलोनिकी से पकड़ा जाए तो उधर से टैक्सी करवा के खारा पे आए हैं। उधर से एक एजेंट से बात की है, तो जो उधर ही बहुत ज़्यादा तादाद में एजेंट मिल जाते हैं और सामान थोड़ा बहुत लेके तो निकल जाते हैं। पहली गेम की उसने बोला कि 5-6 घंटे चलेंगे और आगे गाड़ी आएगी और उठा के आपको सीधा सर्बिया लेके जाएगी। उन्हें बोला सही है, उसके साथ गए। हम 12-13 घंटे चलते रहे और आगे से पुलिस ने पकड़ लिया। तकरीबन 130-135 आदमी थे टोटल। तो उधर से हमें उन्होंने डिपोर्ट किया पकड़ के। वो उन्होंने कुछ नहीं कहा, मारा वगैरह नहीं है। तो उन्होंने पकड़ के कुछ लोगों के फिंगर लिए और कुछ के नहीं लिए, उन्होंने पीछे डिपोर्ट कर दिया ग्रीस में। आगे से ग्रीस में हमको जब डिपोर्ट किया ना, दरवाजे से किया उन्होंने, तो वो आगे से यूनान की पुलिस पड़ गई और उधर से हम भाग गए। तो फिर हम जंगल पे चले गए और खारा होटल पे पुलिस बहुत ज़्यादा घूमती रहती है। तो उधर से हमने सामान वगैरह लिया खाने पीने का और खाया पिया और रात को उधर ही सोए हैं। और सुबह फिर और एजेंट से बात की कि हमें गेम नहीं है अच्छी और गेम करवाएं कोई। फिर हमने दोबारा गेम की और हम पहुंच गए सर्बिया। और सर्बिया जाके हम कैंप में सीधा कैंप में गए हैं सर्बिया। ठीक है। तो सर्बिया कैंप में कितनी देर रहे हैं वहाँ पे? तकरीबन 6-7 दिन मैं उधर रुका हूँ। 6-7 दिन। वहाँ से सर्बिया से कैसे आप निकले? किसी एजेंट से बात की थी या खुद ही निकले? सर्बिया से फिर और भी दोस्त थे और उसने किसी लड़के से बात की जो नहर क्रॉस करवाते हैं। सर्बिया और बोस्निया के दरमियान में नहर है और बहुत ख़तरनाक नहर है, बहुत तेज़ पानी होता है उसमें। और उस दिन जब हमने क्रॉस किया और दो लड़के, एक बोट फट गई थी, ये ट्यूब वाली बोट थी और ये फट गई थी। वो एजेंट बोलता है कि हमने परली साइड पे उतार दिया लड़की को। वो ये लड़की भी थी वहाँ हाँ, पे? लड़की भी थी वहाँ पे और लड़की को उसने बोला मैंने उस तरफ उतार दिया। उस तरफ गए तो हमने बोला उधर लड़की तो नहीं है, तो उसने बोला पता नहीं है, वो वापस चली गए। मैंने बोला नहर कैसे क्रॉस करके चली गई है, लेकिन उस दिन उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया और वो लड़की डूब गई थी। वो लड़की कहाँ कहाँ से थी? वो लड़की सी ब्लैक जो काली थी, वो शायद श्रीलंका की थी, शायद इन मुल्कों में से थी, यानी कि ब्लैक लड़की थी। और नहीं, उसके वो श्रीलंका उर्दू जुबान बोलती थी या? नहीं उर्दू नहीं थी बोलती, श्रीलंकन लड़की थी वो। तो उसके बाद उनको कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। उन्होंने उसको पूछा, जो उसके साथ में ब्लैक मैन थे काफ़ी ज़्यादा, श्रीलंकन लड़के थे, 5-6-7 थे। उनको बोला कि इसको भी लेके जाओ साथ। वो लड़की किधर है? उसने बोला कि उसके कपड़े भीग गए हैं और वो वापस चली गई है, वो सुबह आएगी। लेकिन हकीकत उसने किसी को भी नहीं बताई। हमको पता था, हमने पूछा था, उसके मुंह से खुद निकल गया कि वो लड़की डूब गई है, लेकिन उस हमारे अलावा 5-6 लड़कों के अलावा किसी को नहीं था पता। उसके बाद फिर हमको जब कैंप लेके गए ना,
हम खुद कैंप के पास उतारा गाड़ी वालों ने, उधर से नहर क्रॉस करके गाड़ी लेने आई, सीधा कैंप जाके उतारा कैंप के पास। हम कैंप गए, नाम वगैरह लिखवाया उधर और खाना वगैरह खाया। तो वो जो ब्लैक थे ना लोग, वो रोने लगे कि हमारी सिस्टर थी, कोई कुछ बोले, हमको तो उनकी ज़बान नहीं थी आती, लेकिन उन्होंने बोला कि उसकी डेथ हो गई है। रात को किसी ने बोला नहीं है एजेंट को या किसी के सामने, तो लेकिन जब सुबह हुई है तो उसने बोला कि वो लड़की ऐसे ऐसे डूब गई है, उसने बताया, लेकिन उधर कुछ नहीं बनता। वो बहुत ज़्यादा तेज़ पानी है और ख़तरनाक इतनी है नहर, उधर शायद पता नहीं कितने लोग डूबते हैं। और जो सबसे बड़ी बात, जो जेंट लोग हैं इनको पता नहीं शायद दिल नहीं है, लेकिन इनको किसी से कुछ नहीं, इनको सिर्फ पैसों से मतलब है, पैसा है तो सब कुछ है। सही है। उधर से ये 100 यूरो लेते हैं, 50 जितने में कोई फंस जाए ना उतने पैसे लेते हैं, और ये बोस्निया की तरफ ले जाते हैं 250, 200, 300 में, जितने में बात बन जाए। फिर कैंप में भी जेंट लोग बैठे हुए हैं जिससे बात करके गेम वगैरह निकलते हैं, और बाहर भी हैं जिससे जिसका दिल करता है, लेकिन ज़्यादातर जो गेम्स हैं ना कैंप से निकलती हैं, सर बोस्निया से जो निकलती हैं, और बहुत ख़तरनाक रास्ता है। उसके बाद एक चीज़ मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आप सर्बिया आए वहाँ पे, और जैसे कि आपने बताया श्रीलंका के लोग थे, क्या श्रीलंका के अलावा वहाँ पे मित्र भी थे, इंडिया से थे? हाँ, मित्र इंडिया भी से भी थे और काफ़ी तादाद में थे। वो सर्बिया का वीज़ा लगवा के आते हैं और सर्बिया से फिर आगे की डंकी लगाते हैं, कुछ को इटली में, फ्रांस, जर्मनी, इधर आते हैं यूरोप में, यानी कि। दैन अब आगे ये बताइएगा कि जब आप बोस्निया में आए हो तो बोस्निया में आप कैसे बोस्निया से इटली पहुँचे हो, और कितने लोग आपके साथ थे, कितने, मतलब पहली दफ़ा ही पहुँच गए या टाइम लगा था वहाँ पे? नहीं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पहली में ही पहुंच गया था, लेकिन मुश्किलात आई। उधर बोस्निया की पुलिस ने भी, उधर से हम को गाड़ी ने उठाया और वो नहर पे लेके गई। जो जो नहर पार करवाने वाले लोग, जो एजेंटों के अलग-अलग हैं, 2-3 पार्टी हैं जो नहर क्रॉस करवाती हैं। हम उधर 2 दिन रुके रहे, और 2 दिन रुके हैं, 2 दिन बाहर ही सोए हैं जंगल में, और एक दिन पहले से उधर एक इंडियन 7 लड़के थे, फैमिलीज थी, कुछ लड़के थे और कुछ लड़कियां थी, 3 लड़कियां थी और 4 लड़के थे। तो उसको भी हमने साथ लिया, और हमको बोला जैन ने कि आप जाओ और आपको आगे से एक लड़का ले लेगा। उनको बोला कि फिर हमको उसने लोकेशन दी कि इधर जाओ और ट्रेन पकड़ो। हम तकरीबन खुद ही आए, और सबसे बड़ी बात, वो 7-7 हज़ार यूरो वाले जो इंडियन है ना, वो भी हमारे साथ ही आए। 800 में आए, 700 में आए, 1000, 1200 में आए, वो ही इंडियन हमारे साथ ही 7000 यूरो, 8000 यूरो, 6000 यूरो दे के वो लोग हमारे साथ ही आए। यानी कि एक बंदा जिसने 500-600 यूरो दिया या शायद फ्री भी आया, उसके साथ कुछ इंडियंस थे, फैमिलीज भी थी। हाँ, फैमिलीज भी थी, वो इंडियन मित्र भी थे, वो 8-8 हज़ार यूरो दे के आए, यानी कि वो अपनी कंट्री का आलमोस्ट 9-9, 10-10 लाख, 12-12 लाख दे के उनके साथ आए, जो फ्री में भी आए। फिर आगे क्या हुआ? फिर उधर से नहर क्रॉस किया और 5-6 घंटे हम चले हैं। और उधर से जो नहर का क्रॉस करवाने वाले हैं ना, उन्होंने हमको गलत रास्ते पे डाल दिया, और क्रोशिया जो है ना इस वक्त स्टे दे रहा था जब मैंने क्रॉस किया, तो उन गलत रास्ते पे डाल दिया। लेकिन हम नहीं थे चाहते कि हम पकड़े जाएं, किस्मत से पकड़े जाएं तो लहदा। फिर एक मुझे भी थोड़ा बहुत लोकेशन का पता है, और एक और लड़का था उसको भी पता था, वो डंकर है, अच्छा डंकर है, तुर्की से यूनान का काम करता रहा है वो। तो उसने फिर लोकेशन निकाला स्टेशन का, और स्टेशन से गए, उधर से हम छुपे रहे हैं। जब ट्रेन का टाइम हुआ तो उधर से ट्रेन पकड़ के हम सीधा ज़ाग्रेब, और उधर हमको एजेंट बोलता है कि तुम्हारे लिए रूम लेके रखा है, आप उधर पहुंचो, उधर आप रेस्ट करो, फिर आगे को जाएंगे। और उधर सब लोग जलील हुए। मेरा एक दोस्त था, वो बोलता है घर आ जाओ, लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि मेरे साथ लड़के थे 6-7 में, हम उनको किधर लेके जाता। तो उधर से फिर हमको एजेंट ने बताया कि ऐसे ऐसे जाओ और इस रास्ते से जाओ, जो जो शहर वो बताता रहा, उधर उधर लेके जाते रहे हैं साथ में। और उधर से बॉर्डर क्रॉस करके तो फिर दोबारा जो है ना ट्रेन पे बैठने लगे हैं, तो उधर एक पुलिस वाली लड़की थी, उसने पकड़ लिया हमको।
लेके गए हैं कैंप में। पहले थाने लेके गए हैं, उधर फिंगर वगैरह लिए हैं, उधर से फिर कैंप की तरफ लेके गए हैं हमको। ठीक है। कैंप एक रात थाने में रखा, उसके बाद कैंप में 4-5 दिन मैं रहा हूँ। दोबारा 4-5 हम लड़के थे, तो उनकी टैक्सी आया, मैंने बोला कि मैंने भी साथ में जाना है और उनको पैसे दिए। तो कुछ मैंने पाकिस्तान के उसके घर दिलवाए और कुछ मेरे पास थे और वो भी मैंने उसको दिए। तो मैं इटली बॉर्डर पे आके उसने उतारा, 5-10 मिनट हम चले हैं और इटली के अंदर आए हैं। उसके बाद हमने टिकट लिया और जब मैं ट्रिस्टे आया तो इधर इतने बुरे हालात थे। जो पाकिस्तानी इंडियन लड़के हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में पार्कों में रात गुजार रहे थे और बहुत ज़्यादा ज़लील, क्योंकि इधर नई हुकूमत आई है उसकी वजह से अजील नहीं हो रही थी, बहुत स्लो किया हुआ है, कैंप नहीं दे रहे। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ कुछ बात करना चाह रहा हूँ। ये इस भाई को, ये छोटा सा भी लड़का है, इसको आए हुए सिर्फ़ और सिर्फ 22 दिन हुए हैं यहाँ पे, और पाकिस्तान से चल के ये यहाँ इटली तक 1.5 साल के अंदर पहुँचा है। और इसके अंदर इसने बहुत ज़्यादा पैसे भी लगाए और बहुत कुछ देखा, अपनी आँखों के सामने मौतें देखी, और इसके नसीब अच्छे कि आज ये यहाँ पे खड़ा है और आप लोगों को सब कुछ बता रहा है। और ऐसे हज़ारों लोग हैं जो अपनी स्टोरियाँ बता सकते हैं। और जो कोई भी अगर इटली में है, अगर कोई स्टोरी बताना चाहता है तो वो हमारे साथ ज़रूर रब्ता कर सकता है और अपनी स्टोरी शेयर कर सकता है। अब बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे ये भाई यहाँ पे पहुँचा है और जो कुछ भी इसने यहाँ पे इतना कुछ देखा है, यहाँ पे आया है, आप लोगों के लिए एक मैसेज इसने खुद दे दिया है और मेरे सामने ये भी खड़ा है कि इटली में इस वक्त अजील जो हो रही है वो ओपन अजील कर रहे हैं और कैंप मुश्किल कैंप दिया जा रहा है, बहुत मुश्किल से दिया जा रहा है। पहले जो था वो बड़ा इजी था लेकिन अभी नहीं दिया जा रहा। ये बात है बताने वाली, ये सबसे ज़रूरी बात थी एट द एंड। और अभी इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको कैंप मिल जाए। मैं सिर्फ इसको तरीका बता रहा हूँ, बाकी मिलना ना मिलना ये अल्लाह के काम है, मेरा कोई काम नहीं है। ठीक है, ये अल्लाह ताला ने इसके लिए वसीले बनाने हैं। इसको जो कुछ भी मिलेगा ये इसका नसीब मिलेगा। और अभी इसको खाने का जो दिया गया पेपर, वो भी यहाँ पे एक एजेंसी है जो इसको खाना भी देगी, कपड़े वगैरह भी देगी। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिन के अंदर इसको कैंप मिल जाएगा, ये उम्मीद की जा रही है। लेकिन बताना ये चाह रहा हूँ कि 22 दिन हो चुके हैं कि अभी तक इसको घर नहीं मिला, इसको कैंप नहीं मिला। इतनी ज़्यादा मुश्किलात हैं, इतनी ज़्यादा परेशानी है। वेल, मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि आप जब भी आएँ और आने से पहले ये चीज़ सोच के रखें, ज़हन में रखें कि भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। और जब भी आएँ आप लीगली आएँ और अच्छे तरीके के साथ आएँ, इसी में आपके लिए बेहतरी है, इसी में सब कुछ बेस्ट है। दुआ में याद रखिएगा। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।